पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मांगी उच्च स्तरीय जांच, तो वहीं कृष्णानंद राय के बेटे ने कहा ये बाबा गोरखनाथ का है आशीर्वाद। रमजान के महीने में अल्लाह ने भी किया इंसाफ। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने की थी शिकायत। डीएमके एडीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टैंप पेपर पर नामांकन भरने का आरोप। बीजेपी का दावा, अन्नामलाई ने भरे हैं 2 नामांकन पत्र। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आला नेताओं की मौजूदगी में आज होगी औपचारिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी है आरजेडी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीयूष राय कह रहे हैं कि यह बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद और रमजान के पावन महीने में अल्लाह का किया हुआ इंसाफ है। मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और वहीं उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी के शव का आज पोस्टमार्टम होगा और इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले अंसारी के वकील ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्टरों का पैनल बना रहा है। अंसारी इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है। और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। और कल शाम अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बांदा जिला जेल में बंद अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अंसारी को फिरौती के मामले में साल 2019 से पंजाब की रूपनगर जेल में रखा गया था। फिर 2021 में उत्तर प्रदेश की पुलिस बांदा लेकर आई थी, तब से वो यहीं पर बंद था। मौत की पुष्टि होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है और मुख्तार अंसारी के गृह जिले मऊ समेत कई इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है। उसके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अलीगढ़, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कासगंज समेत कई जिलों में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रात में ही एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है। और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना
और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के ऊपर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। मुख्तार अंसारी की मौत पूर्वांचल के बाहुबली का अंत माना जा रहा है। आखिर कैसा था इसका आतंक, एक नजर डालते हैं। फिरौती, हत्या, अपहरण, गैंगवॉर जैसे अपराध में शामिल नेता बनने से पहले दबंग माफिया की पहचान, कुल 65 मुकदमे चल रहे थे और 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में नाम सामने आया। तो मुख्तार अंसारी की बात हम कर रहे हैं, पूर्वांचल का के जो बाहुबली का अंत हुआ है और 80 और 90 के दशक में चरम पर था गैंग वॉर। तो लगातार वहां पर जो दहशत थी वो साफ तौर पर नजर आई थी और 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों के कारण चर्चित हुए। इसके अलावा राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा। 1995 में राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा था और ऐतिहासिक गैंग वॉर गाजीपुर से शुरू हुआ था। माफिया गुट के नेता ब्रिजेश सिंह से गैंग वॉर था और इसके अलावा 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल सश्रम कारावास। ये 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में उनका नाम सामने आया। 1995 में राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा और 2003 में एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा मिली। तो क्या रहा इनका पूरा सफर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये निकलकर सामने आई थी, कृष्णानंद राय से चुनाव में हार इनको बर्दाश्त नहीं हुई और 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइटेड यहाँ पर मामला था। और कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 से करीब 500 गोलियां चलाई गई थी। तो मुख्तार अंसारी के बारे में ये तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की इनको सजा मिली और भाई अफजाल अंसारी भी कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल था। कोयला व्यापारी नंद किशोर रोंगटा के अपहरण का मास्टरमाइंड, मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस यहां पर दर्ज हुए थे। पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे दर्ज। पत्नी अफसा और बेटा अब्बास 2022 में फरार घोषित हैं और अभी भी कहां हैं इसका कोई पता नहीं चला है। तो ऐसे में ये तमाम जो उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंटर्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी तमाम केस यहाँ पर दर्ज किए गए थे। तो 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में अंसारी का जन्म हुआ था और उसके बाद से लगातार हम पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि साफ तौर पर क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिली थी। और उसके बाद राजनीतिक सफ़र में भी इन्होंने तमाम काम किए और उसके बाद जो लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं। और भी क्या कुछ खास बातें रहीं, आइए आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व DSP का सनसनीखेज दावा भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुलायम सरकार हर कीमत पर उसे बचाना चाहती थी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। और वहीं उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डाला। IG रेंज, DIG और SP STF का तबादला कर दिया गया। सिंह ने कहा कि 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चरम पर था। उस समय उन्होंने एक लाइट मशीन गन बरामद की थी। इससे पहले या उसके बाद कोई बरामदगी नहीं हुई थी। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कुछ नहीं सुना तो IG जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, DIG रेंज का ट्रांसफ़र, SSP STF हमारे थे उनका ट्रांसफ़र
और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। और 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ा। दोनों दलों ने अब उसकी मौत पर दुख जताया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। राज्य सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। और वहीं इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का प्रदेश बन गया है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पूर्वांचल में आतंक का दूसरा नाम रहे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में भाजपा के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है। जांच में सत्यता के आधार पर बयान करना चाहिए। लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप निराधार है। तो लगातार इस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ चलिए इस पर चर्चा भी करते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आनंद राय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रामेंद्र, हम जैसा कि देख रहे हैं कि एक गैंगस्टर की यहाँ पर मौत हुई है, साफ तौर पर उस पर कार्रवाई भी की गई, वो जेल में सजा भी काट रहा है, तो ऐसे में सियासत क्यों हो रही है और क्यों यहाँ पर विपक्ष हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं फेवर लेने की कोशिश कर रहा है? यहाँ झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। केवल उत्तर प्रदेश में वक्त बदला है और वक्त बदलते ही तमाम मठाधीश माफिया अपराधी ढेर हो गए हैं। विपक्ष को रास नहीं आ रहा, चूंकि विपक्ष की राजनीति इन्हीं के कंधों पर चलती थी। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे कई और नाम हो, चाहे विजय मिश्रा हो, इस तरह के तमाम नाम हैं जिनके कंधों पर विपक्ष की पूरी राजनीति चलती थी। और पूर्वांचल तो मुख्तार अंसारी के इशारे पर समाजवादी पार्टी चलाया करती थी। अभी आपने शैलेंद्र सिंह का बयान सुना जो डीएसपी थे, जिनको रिजाइन करना पड़ा। इससे दिन और क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए कि जिस पुलिस से हम लोग अपेक्षा करते हैं, जनता अपेक्षा करती है कि हमारी सुरक्षा करेंगे, और उसको रिजाइन करना पड़े, वो भी एक ऐसे एक मुकदमे में कि एक अपराधी की LMG पकड़ी है। तो ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की थी। तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनको कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया कि कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। तब अधिकारियों से कभी ये नहीं कहा कि अपराधी पकड़े जाने चाहिए। आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये सिंबॉलिक है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद एक सिंबॉलिक व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से बहुत सारी वोट को ये अपने साथ लाना चाहते हैं। तो बेसिकली वोट की राजनीति है, इनको आम आदमी से लेना देना नहीं। आम आदमी इनके लिए एक वोट का मात्र एक वोट है।
इनके बिल्कुल। लिए अपराधी महत्वपूर्ण है, जिनसे 100 वोट, 1000 वोट या 1 निश्चित लाख तौर वोट पर, सकते साफ हैं, तौर पर उनके साथ से खड़े जनता होते हैं। के लिए ये सरकार में तो उत्तर आते हैं, प्रदेश लेकिन जब विपक्ष का मूल इस तरह की चरित्र। स्थितियां होती हैं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि तवज्जो किसको दी जाती है। साफ तौर पर विपक्ष का जो चेहरा है वो नजर भी आ रहा है, और चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो या बहुजन समाज पार्टी की हो, साफ तौर पर ये दिखा भी है और यही इतिहास भी रहा है और वही आज भी नजर आ रहा है। हमारे साथ आनंद राय जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद राय जी, आपसे यही समझना चाहेंगे कि साफ तौर पर जैसा कि हम इसको देख रहे हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक गैंगस्टर के फेवर में तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है वो तो पहले से खराब था, और वहां पर अगर हार्ट अटैक जैसी कोई चीज आती है या दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन होता है तो उसमें सियासत क्यों? देखिए, किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपराधिक पैठ की बड़ी मिसाल थी। एक जनप्रतिनिधि जो हमारे गिरिडीह जिले के विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा है और उसका बहुत लंबा कार्यकाल जेलों के भीतर गुजरा है। जनता से कोई वास्ता नहीं रहा है। जनता जो कभी नंबर लगाकर और जेलों में पर्ची लगाकर या उनके रसूख के आगे जाके भले उनसे मिले, लेकिन जनता से इसके बावजूद मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते रहे। तो चुनाव जीतते रहने का 2 वजह, कुछ तो उसकी जरूर लोगों के बीच आपसी पकड़ मजबूत रही होगी, और कुछ वही रॉबिन हुड और माफिया की छवि थी, दबंगई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक विपक्षी दलों की बात है तो विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, पर इसको तो सरकार भी हमें लग रहा है कि अभी घंटे 2 बाद सामने आ जाएगी कि उनकी मौत की जांच हर पहलुओं पर कराने का निर्देश सरकार जारी कर देगी, जहां तक मेरा आकलन है। बिल्कुल आनंद जी, और ये भी देखा गया है क्योंकि जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इशारा भी कर रही हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि कानून व्यवस्था पहले से चाक चौबंद है। और आज अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी को, हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल भी जो हमने देखा है, तो वहां पर भी देखा है कि माफिया राज कैसा था। इसी तरह की तो स्थिति है कि जब हम देख रहे हैं कि पूर्व जो डीएसपी हैं वो अपनी बात वहां पर खुद कह रहे हैं कि उनके ऊपर इस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला गया, तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया, और इसके अलावा तमाम और भी पुलिसकर्मी थे। हाँ बिल्कुल, वो शैलेंद्र सिंह की घटना तो सही है। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी को के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था, कार्रवाई करना चाह रहे थे, और उसके बाद शैलेंद्र सिंह हालांकि बाद में राजनीति में आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए, फिर दूसरे दलों में गए या नहीं गए अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन शैलेंद्र सिंह ने बहुत बहादुरी के साथ, साहस के साथ मुख्तार अंसारी को घेरने की कोशिश की थी, असलहे बरामद किए थे, और उनके पास बहुत सारी सूचनाएं थी जिसका उस समय पुलिस बल ने प्रयोग नहीं किया था। तो मौजूदा स्थिति आनंद राय जी, जो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि अभी भी उसी तरह की स्थितियां पहले जैसी बनी हुई हैं। हम जहां एक तरफ राम राज्य की बात करते हैं, वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां हैं, तो वहां पर जब ऐसी सियासत होती है और ऐसा फेवर लिया जाता है, ऐसा पक्ष लिया जाता है विपक्ष द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक तमाम सवाल खड़े करता है कि आप जनता के लिए हैं या जनता के खिलाफ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति जो लोकतंत्र जनता के मतों से चलती है, तो उत्तर प्रदेश का स्वाद बहुत ही इस मामले में एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बाहुबल को जनता पसंद करती रही है और बहुत सारे बाहुबलियों को चुनती रही है। तो बाहुबलियों के पीछे उनके एक समर्थकों का हुजूम रहता है। और राजनीतिक दल आज देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने तो सीधे सीधे मुख्तार अंसारी की मौत पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने, उनके प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने भी मांग की है, लेकिन अखिलेश यादव ने थोड़ा सा बचाव करते हुए बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए किया है, और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच की मांग की है। लेकिन साथ में कि पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में जितनी मौतें हुई हैं बिना कोई आंकड़ा दिए या कोई नाम दिए, उन्होंने सामूहिक सारी मौतों की जांच की मांग की है। और बहुत ही जैसे सरकार पर हमला तो करते नजर आ रहे हैं, पर लग रहा है कि पत्थर पे रुई लपेट कर हमला कर रहे हैं, इस तरह से है उनकी मांग। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के अगर हम आंकड़े देखें तो आप पहले की सरकारों में देख लीजिए और आज की सरकार में देख लीजिए, आंकड़े तो काफी बेहतर हैं पहले से। हाँ बिल्कुल, आज तो सही बात है कि पहले तो ये भी इतिहास रहा है कि विधायक और सांसद भी मारे गए हैं सार्वजनिक तौर पर। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, 1996 में विधायक पासवान की हत्या हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार भी थे।
और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश का तो रक्त रंजित इतिहास रहा है जनप्रतिनिधियों के खून से, और बहुत लंबे समय से अरसे से आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो जनप्रतिनिधियों की हत्या होती रही है सार्वजनिक तौर पर। लेकिन इधर तो काफी कमी आई है और कानून का भी शिकंजा बहुत तेजी से कसा है। फैसले भी बहुत हुए हैं पिछले 4-5 वर्षों में, तो अदालतों ने जिस तरह से जिस त्वरित गति से फैसले सुनाए हैं उसका भी असर हुआ है, और जनप्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधित्व पर भी जिस तरह से तलवारें लटकी हैं, जिसमें उपचुनाव कराने पड़े हैं, सजा होने के बाद जनप्रतिनिधि जेल में चले गए हैं, तो उससे भी जनता दोबारा उपचुनाव का मुंह न देखे, और इस तरह से तो इन लोगों से परहेज करती रही है, और फिर जनप्रतिनिधियों को हार का भी सामना करना पड़ा है। नहीं तो एक दौर में बाहुबली होने का मतलब होता था कि उनका चुनाव जीतना तय माना जाता था और वो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते थे। लेकिन आज की तारीख में इन स्थितियों से में काफी बदलाव आ गया है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर यह बदलाव एक प्रणाली के बाद आया है, लगातार उस पर काम भी किया गया है, फोकस भी किया गया है, और तभी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। मौजूदा स्थिति जो साफ तौर पर है कि जो तमाम सरकारें हैं जो लगातार हम देख रहे हैं, और इसके अलावा जो तमाम पूरा विपक्ष है उसका समूचा जो खांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, वो एक अलग साइन यहाँ से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम जब पैरामीटर सेट करने की बात करते हैं, चाहे पूर्वांचल की बात हो या समूचे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है, और ये सब उसी की वानगी नजर आ रहा है। देखिए, अब इसके लिए जनता भी सबसे बड़ी जवाबदेह होगी। जनता का जैसा रुख होगा वैसे ही परिणाम आएंगे, और जैसे जैसे ये माफिया, बाहुबली, अपराधी लोकतंत्र की अदालत से खारिज किए जाते रहेंगे, जनता की अदालत से इनके खिलाफ फैसले सुनाए जाते रहेंगे, इनकी जमानतें जब्त होती रहेंगी, तब तक सुधार की धीरे धीरे गुंजाइश बढ़ेगी। और अगर अचानक चाहे कि कोई जादुई छड़ी घुमा के और बिल्कुल एकदम पाक साफ कर दिया जाए, तो अभी वह संभव नहीं दिखता है। अभी भी बहुत जगह वो घालमेल दिखता है, और इनको जनता ही, ये बहुत बड़ा मौका है, ये चुनाव का दौर भी चल रहा है जनता के सामने, और जनता का ही फैसला सबसे सर्वोपरि आप रखिए। और जनता जो फैसला दे, जनता, मुझे लगता है कि जनता इस दिशा में बहुत जागरूक हो रही है, मतदाता बहुत जागरूक हो रहा है, और वो अपराधियों, बाहुबलियों और इस तरह के लोगों से छुटकारा पाना चाहता है। बिल्कुल, ये नज़र भी आ रहा है क्योंकि जनता जनार्दन है, और जिस तरह से उन्होंने कई बार इनको जिताया भी, और उसके बाद जैसा कि हमने देखा, लेकिन जो पार्टियां हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगाती हुई नज़र आ रही हैं, मायावती की बात हो जाए, अखिलेश यादव की बात हो जाए, तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में देखिए, राजनीति में तो आप समझ लीजिए, में तो यह इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हर दल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन हर राजनीतिक दल को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है, उनको अपने कार्यकाल की स्थितियों का आकलन करना चाहिए, और यह समीक्षा खुद की भी करनी चाहिए कि उनके जमाने में कानून व्यवस्था कैसी थी, उनका राजपाट कैसा था, और क्या उनके दौर में इस तरह की घटनाएं हुई, और अगर हुई तो कैसी हुई। जी, आनंद जी आप बने रहिए हमारे साथ। अब बांदा से अपने संवाददाता का भी रुख कर लेते हैं। अभय कुमार निगम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभय, अभी क्या ताजा जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट है, क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? जी, आपको बता दें, इस समय मुख्तार का पोस्टमार्टम चल रहा है। लगभग आधे घंटे हो चुके हैं पोस्टमार्टम को शुरू हुए। प्रयागराज और कानपुर से डॉक्टर आए हैं, वरिष्ठ डॉक्टर, सीएमओ स्तर के, जो मुख्तार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पीएम हाउस बना वहीं पर इसका पोस्टमार्टम चल रहा है, और उसमें मुख्तार के परिजनों की तरफ से उसका बेटा उमर भी मौजूद है। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। इसके बाद उसके बिचरा को सुरक्षित रखा जाएगा और उसको भेजा जाएगा लैब में पता करने के लिए कि आखिर क्या कारण रहा, उसकी मौत कितने बजे हुई, ये सारी चीजें पता की जाएंगी। और अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। एसएसबी, पीएसी और सिविल पुलिस सभी मौजूद हैं, और पीएम में जो सूत्रों से मिली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसके बाद मुख्तार के शव को यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 दर्जन गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। अबे, पोस्टमार्टम से रिलेटेड कोई अभी तक कोई खुलासा हुआ है क्या, कोई बात निकलकर सामने आई हो?
जी नहीं, अभी तक, क्योंकि अभी तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद उसके बिछड़ा को सुरक्षित करके भेजा जाएगा और तब फिर जाके कोई बात सामने आएगी कि क्या कारण रहा है। क्योंकि इसमें इतने सवाल उठे हैं इन सब चीजों को लेके, इसलिए पूरी विश्वसनीयता के साथ इस मामले की जांच कराई जाएगी। किसी भी तरह का प्रशासन या शासन रिस्क नहीं लेना चाहता है इस मामले को लेकर, इसलिए पूरी सावधानी बरतते हुए ये पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हर एक पहलू पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर हम बात करें तो वहां पर क्या दिख रहा है, अभी किस तरह की हलचल है? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो मर्चरी है मेडिकल कॉलेज की, जहां पर मुख्तार का पीएम चल रहा है, उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगभग 100 मीटर पहले बैरिकेटिंग लगा दी गई है। उसके अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी और डॉक्टरों की टीम, इसके अलावा मुख्तार का बेटा उमर ही अंदर मौजूद है और अन्य किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चलिए अब है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नज़र बनाकर रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अपने मेहमान के पास चलते हैं और उन्हीं से आगे की जो तमाम यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आनंद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन सब के बीच अफसा अंसारी, जो लगातार हम देख रहे हैं कि 2022 के बाद से अभी तक नजर नहीं आई हैं, तो क्या इसमें ये माने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसा कि अफसा अंसारी और उनके बेटे की भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ साफ तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं कि गैंगस्टर को लेकर और अपराध को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो चुनौतियां रही हैं वो उनके सामने थी, इसीलिए लगातार वो सामने नहीं आ रही थी और बच रही थी। हाँ, ये लोग तो इन लोगों पर इनाम घोषित किया था सरकार ने जी, तो फरार इनके एक बेटे तो बड़े वाले जो मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो तो जेल में है कासगंज में, और इनके छोटा बेटा इनका पोस्टमार्टम हाउस पर उमर अंसारी है, वहाँ पता चला है कि बांदा मेडिकल कॉलेज में छोटा बेटा है, पर इनकी पत्नी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो जाहिर तौर पर जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले वर्ष अप्रैल में घटना हुई थी अतीक अहमद, बल्कि इसी वर्ष पिछले वर्ष 2023 में अप्रैल में अतीक अहमद की पत्नी भी इसी तरह से फरार थी और उनकी जांच पड़ताल अभी भी पुलिस कर रही है, छानबीन कर रही है। तो बिल्कुल, अब सवाल तो यही है ना कि आप देखिए कि ये खुद जेल में थे, पत्नी फरार है और तमाम आपराधिक मुकदमे पहले से चल रहे थे, तो ऐसे में सवाल तो यही आता है कि इनके पक्ष में अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य दल हो, अगर वो फेवर में कोई बात कहती है तो साफ तौर पर ये एक संदेश तो जाता है जनता के बीच कि आखिर किस ओर इशारा है। नहीं, ये लोग तो एक तरह से सरकार पर ही हमलावर है और सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, केवल बस नाम लें या ना लें। लेकिन विपक्षी दल अगर कह रहे हैं कि भाई इस तरह से साजिश के तहत मौत हुई है, तो जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है या सरकारी व्यवस्था है, मौत हुई है, उन्होंने भी 4-5 दिन बार अपनी हत्या का अंदेशा जताया था और बाराबंकी की अदालत में पेशी के दौरान उनकी अधिवक्ता ने एक अर्जी भी लगाई थी कि हमको सरकार जहर दे सकती है, दे रही है, धीमा जहर दिया जा रहा है। और उनके बड़े भाई जो बसपा के सांसद हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गाजीपुर से अफजल अंसारी, उन्होंने कहा कि दोबारा भी उनको जहर दिया जा रहा था, आरोप लगा रहे हैं। तो ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं, तो अब कोई जेल में कोई व्यक्ति तो दे नहीं रहा था खाना जी, जेल में तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था है जी। तो अगर ये कह रहे हैं तो वैसे भी एक चीज होता है ना कि हर आदमी अपना अपना पक्ष रखता है। ये सरकार पर हमला, सरकार निश्चित तौर पर अगर सरकार इनकी हितैषी रहती तो ये लोग जेल में नहीं होते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इनके घर बुलडोजर नहीं चलता, इनके घर कुर्सी नहीं होती। तो अगर सरकारी तंत्र इनके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है तो ये भी एक स्वाभाविक बात है कि ये सरकार पर ही आरोप लगाएंगे, प्रक्रिया करेंगे। बिल्कुल, कोई तथ्य हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार को घेरने की कवायद जो है वो विपक्ष की तरफ से तो लग रही है, वो जारी रहेगी। और चुनाव बच चुका है जी जी, ये चुनावी माहौल है, चुनाव का मौसम है, तो ऐसे समय में तो और भी इसको हवा मिलेगी। बिल्कुल, वो नजर तो आ रहा है, लेकिन राजनीतिक दल जी इसलिए भी मुख्तार अंसारी के समर्थन में जो विपक्षी दल हैं राज्य के आ जाएंगे, इसलिए आना उनका लाजमी है कि उनको जो सरकार समर्थक वोट है वहां तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है।
तो जो विपक्षी दलों के लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, उनके समर्थकों के बीच अपनी अधिक से अधिक हिस्सेदारी करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ रहेगी। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो मिलकर चुनाव लड़ रही है जी। बहुजन समाज पार्टी तो आनंद राय जी, इस पर मेरा आपसे सवाल है, क्या कुछ साधने की कोशिश यहाँ से की जा रही है कि इस तरह के अगर कोई घटनाक्रम है उसको उठाकर और जबरदस्ती सरकार के बिना किसी तथ्य के सरकार पर आरोप लगाना, क्या ये सियासी रोटी सेकने के बराबर है? देखिए, राजनीति में मैंने पहले भी आपको कहा कि राजनीति में वोट का बहुत महत्व है। वोट से ही सबका एक तरह से कह सकते हैं वो शब्द की कारोबार चल रहा है। राजनीति का कारोबार वोट पर टिका है, लोकतंत्र वोट पर टिका है। तो जो वोट है उसको हासिल करने के लिए अब खास तौर से मैं साफ शब्दों में कह दूं कि अल्पसंख्यक मतों के लिए विपक्षी दलों में मारामारी है। और खास तौर से विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की सबसे प्रमुख घटक दल है। और एक यह भी कहा जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि मुसलमानों का सर्वाधिक झुकाव समाजवादी पार्टी के प्रति है। बहुजन समाज पार्टी भी मुसलमानों के मतों के लिए परेशान है, प्रयासरत है। और जो मरने वाले लोग हैं, 2 बार मुख्तार अंसारी 2 बार बसपा के विधायक रहे हैं, 1 बार अपने घर की पार्टी कौमी एकता दल के विधायक रहे और 1 बार निर्दल विधायक रहे। 5 बार में 2 बार हिस्सेदारी बहुजन समाज की रही, बहुजन समाज पार्टी की। और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी मौजूदा समय में भी बसपा के सांसद हैं, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है जी। वो मायावती भी उन लोगों पर अपना हक लगाते हुए चाह रही हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करें। और ये सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंसारी परिवार का एक प्रभाव है। इनके दादा मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इनके पिताजी सुभानुल्लाह अंसारी टाउन एरिया नगर ओइसुखपुर के चेयरमैन रहे। और इनके भाई अफजाल अंसारी 1985 में विधायक हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो एक सिलसिला इनका राजनीतिक पारिवारिक है, इन लोगों का प्रभाव है। और उस प्रभाव को मुस्लिम वर्ग में इनको मुसलमान रॉबिन हुड की तरह से एकदम बिल्कुल देखते रहे हैं। तो इनके प्रभाव को इस्तेमाल करने के लिए, इनके प्रभाव को वोट में तब्दील करने के लिए राजनीतिक दल में होड़ मची है। और इस पर आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यह देखना चाहिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देख रही है, इनकी मौत पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हालांकि अनुमानता यही होगा, वो लोग कहेंगे जांच करा रहे हैं, हर बिंदु पर होगी जांच, जैसा कि होता ही है। वो तो जेल में कोई भी मौत हो गई तो उसकी न्यायिक जांच होनी है। जी आनंद जी, क्या मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद वहां पर कुछ स्थितियां दूसरी तरफ बदलाव की नजर आई थी, या जो इनकी प्रभावशालीता थी वो कुछ कम हुई थी? नहीं, जेल में जाने के बाद देखिए, जेल में तो 2005 में मऊ में बवाल हुआ था, दंगा हुआ था, उसके बाद ये जेल में चले गए थे। इनके जेल में रहते हुए विधायक कृष्णानंद राय की गाजीपुर में हत्या हुई थी और उस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। लेकिन उसके बाद भी 2005 के बाद 2007 में ये चुनाव जीते, 2012 में चुनाव जीते, 2017 में चुनाव जीते। तो मतलब इन पर कार्रवाई और ये सारी चीजें तो शुरू हुई हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में जी। 2017 के बाद अंसारी परिवार पर शासन प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हुआ। और हाल के 2-3 वर्षों में तो बहुत तेज कार्रवाई हुई। अदालतों ने भी, हमको लगता है 17 महीने में कुछ 8-9 मुकदमों में इनके फैसला आ गया। और बाकी भी कार्रवाई हुई और इनकी संपत्तियां कुर्क हुई। इनके जो समर्थक थे, इनके बड़े बड़े जो सहयोगी थे, उन लोगों की भी संपत्तियां कुर्क की गई। सरकार ने इस पर कार्रवाई की। बिल्कुल। और तस्वीर भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बांदा की ये तस्वीर है और जहां आप देख सकते हैं किस तरह से छावनी में यहां पर तब्दील किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के यहां पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, परिंदा भी पर ना मार पाए। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बांदा की ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर मुख्तार अंसारी, जो कि हम जानते हैं कि लगातार गैंगस्टर एक्ट में तमाम उनके ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद वो सज़ा काट रहे थे और ऐसे में जेल में उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई
और मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जो है वो लगातार जारी है बांदा में। उससे जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं और ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीर भी है जो हम आप साझा कर रहे हैं। आनंद राय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, सियासी सफ़र को अगर हम देखें और इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो वहाँ पर भी तमाम उतार चढ़ाव भरी स्थिति इनकी रही है और नित्यानंद राय जो साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा तो तमाम यहाँ पर जो उतार चढ़ाव भरी स्थिति रही उससे भी तमाम चुनौतियाँ इनके सामने आई, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल चुनौतियां बनी रही और इनके समर्थक सहयोग में रहे। फिर धीरे धीरे इनके सहयोगियों समर्थकों का जब उन पर भी कार्रवाई शुरू हुई और जो दागी लोग थे ज्यादातर इनके साथ रहने वाले लोगों पे मुकदमे थे तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई शुरू की और फिर धीरे धीरे लोग सिमटते गए। और सोचिए कि कल मतलब मुख्तार अंसारी बिल्कुल अकेले थे जिनके एक जमाने में जिनके पीछे कितना बड़ा लाव लश्कर चलता था। मुख्तार अंसारी जेल से निकलने के बाद उनका काफिला चलता था तो लगता था कि लोगों की निगाहें टिक जाती थी। और कल वो आदमी आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में बीमार होने के बाद जेल का बंदी कैसे लाया जाता और वो आखिरी उनका आखिरी दिन कैसा हुआ होगा इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति स्वतः कर सकता है कि परिवार का भी कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जी चलिए आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम कृष्णानंद राय के जो परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कृष्णानंद राय का परिवार आज राहत महसूस कर रहा है। मुख्तार अंसारी ने ही 2005 में उनकी निर्मम हत्या की थी। कृष्णानंद राय की पत्नी और उनकी बेटे ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की है और आज पीयूष राय ने कहा भी है कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। रमज़ान के महीने में अल्लाह ने नेक काम किया है। बाबा गोरखनाथ का भी ये आशीर्वाद है। तो आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ में यहाँ पर दर्शन किया और कहा साफ तौर पर कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और कृष्णानंद राय का हत्यारा था मुख्तार अंसारी, तो वहाँ पर कृष्णानंद राय के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा की और माथा टेका। तो साफ तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं और मुख्तार अंसारी को लेकर हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह से उसने तमाम जो कहर बरपाया था उसकी सज़ा भी उसको लगातार मिलती हुई नज़र आई। और अब जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ में किस तरह से वहाँ पर माथा टेका और भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं, ये कहा है पीयूष राय ने। और आइए सुनते हैं कि उनकी पत्नी और बेटे ने क्या कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से।
तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि वहां पर माथा टेकने के बाद की ये तस्वीर है। और उसके बाद आपको बता दें कृष्णानंद राय का परिवार किस तरह से वहां पर अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर ऊपर वाले का यानी कि ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, हम अभी कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय को सुन रहे थे और उनकी पत्नी को भी हमने सुना। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया है कि जो हम देख रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी की यहाँ पर जो मौत हुई है उसको लेकर इन्होंने माथा भी टेका है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक लंबी रंजिश वहाँ पर चली और लंबी रंजिश के बाद नित्यानंद राय की कृष्णानंद राय की जिस तरह से वहाँ पर जो मौत हुई थी उसके बाद अब उनके घर वालों की इस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रतिक्रिया तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जी। जब रंजिशें चलती हैं और अदालतें चलती हैं तो लोग प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, अदालतों में जाते हैं और यह याचना करते हैं कि इनको फांसी की सजा दे दी जाए। और अगर इस बीच मान लीजिए होनी अनहोनी किसी भी तरह से कोई विपक्षी दलों के लोगों पर, मैंने विपक्षी पर कोई अगर इस तरह की आफत टूट जाती है या कोई कुदरती कहर हो, कुछ भी हो, मतलब अगर विपक्षी की मौत एक दूसरे प्रतिद्वंदी को एक सुकून देती है या कोई एक नई बात नहीं है। ये बहुत कम लोग होंगे, प्रियंका गांधी की तरह की जो गई और अपने पिता के हत्यारों को भी माफ करने के लिए उन्होंने अपील कर दिया, बड़ा दिल दिखाया। तो ये तो एक मानव स्वभाव है और मानव व्यवहार है कि लोग अपने दुश्मन को उसकी मौत की ही दुआ करते हैं, उसकी मौत की कामना करते हैं, उस पर खुशी जताते हैं। यूपी की सियासत पर इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं बार बार ये बात पहले भी कहा हूँ कि जो किसी के पीछे अगर उनके समर्थकों का एक हुजूम होता है, एक भीड़ होती है, तो उसका असर तो पड़ना स्वाभाविक ही है। अब वो उसमें भी हिस्सेदारी के लिए लोग अलग अलग लोग जाके दावा कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में इनके परिवार को अगर ऐसी स्थितियों में एक चीज और भी होता है कि ध्रुवीकरण भी होता है, जो इनके समर्थक और विरोधी दोनों के बीच ध्रुवीकरण होगा। अगर समर्थक एक तरफ जाते हैं तो विरोधी भी दूसरी तरफ ध्रुवीकरण होते हैं, उनका भी ध्रुवीकरण होता है। तो इसका आकलन तो चुनाव में उम्मीदवारों को देखने के बाद ही लगता है कि क्या स्थितियां होंगी, कैसे होगी। लेकिन अभी मतलब इसको लेके ये कि कुछ जैसे एक चीज ये भी रहा कि राजनीतिक रूप से ये केवल मऊ और गाजीपुर में ही अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए लोग थे। इनके भाई गाजीपुर लोकसभा के और मोहम्मदाबाद विधानसभा पर बस अपना फोकस रखते थे और ये मऊ में रहते थे। बाकी आप देखिए तो इन्होंने कौमी एकता दल 2012 से 17 तक इनका रहा है और इन्होंने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ाए थे उस समय, तब इनका गढ़ भी नहीं टूटा था, वर्चस्व भी नहीं टूटा था, इनका चारों तरफ प्रभाव था, लेकिन इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो आप इसको इस तरह से नहीं कि इनका एकदम बहुत बड़ा प्रभाव है और इनके नाम पर हर जगह वोट का बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि गाजीपुर और मऊ और कुछ आसपास तो बलिया, जहाँ चुनिंदा क्षेत्रों में लड़ चुके थे, इन जगह थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ना ही। बिल्कुल। आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रामेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। रामेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, साफ तौर पर हलचल जो है वो लखनऊ में भी बहुत तेज गति से जारी नजर आ रही है और ऐसे में लखनऊ की स्थिति की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश पर अभी जो स्थितियां हैं उसमें पक्ष और विपक्ष को मिलाकर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर पक्ष विपक्ष ये सोच रहा है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु से उसकी सहानुभूति प्रकट करने से उसका वोट बढ़ सकता है, तो दूसरे पक्ष को इनकी सहानुभूति प्रकट करने से भी वोट बढ़ेगा। राजनीतिक रूप से तो ये बड़ा स्पष्ट रहा है। जो लोग अपराध के साथ हैं उनके साथ लोग कम होते हैं, जो अपराध के विरोध में हैं वो ज़्यादा लोग होते हैं। तो जो लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, हो सकता है उनको बाद में लगे कि एक अपराधी के साथ जिस तरह की सहानुभूति प्रकट की नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यालय है यहाँ से बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था की किसी भी चुनौती से कठोरता से निपटा जाए। आज जुमे की नमाज है, रमज़ान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं लोगों के, आज नमाज का वक्त है, 1 बजे नमाज अदा की जाएगी। हमें लगता है कि उसके बाद ही जो मुख्तार अंसारी का शव है
वो वहां से बाहर निकाला जाएगा। सारी परिस्थितियों का आकलन प्रशासन और शासन कर रहा है कि क्या परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में और कैसे उससे निपटा जाना है। तो मुख्यालय पर बैठ करके अधिकारी, राजनीतिक और सरकार सारे लोग बैठकर तय करते हैं कि कैसे इस घटना से निपटा जाए, और राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल तय कर रहे हैं कि क्या किसको लाभ होगा, क्या किसको नुकसान होगा, उसका भी आकलन लोग कर रहे हैं मुख्यालय में बैठकर। ठीक है रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे और आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की देर रात जो मौत हुई है उस पर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, कानून व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति अभी क्या कहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि धारा 144 लागू है और साथ ही साथ इसके अलावा तमाम पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था अभी किस तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है? देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अभी तक बिल्कुल ठीक है, कहीं किसी भी अप्रिय घटना की संदेश नहीं है। जो ऐसे ज़िले हैं जहां थोड़ा टकराव की आशंका है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स, PSC और पुलिस तीनों फ्लैग मार्च कर रही है। सारे थानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश है कि किसी को भी कोई गलत हरकत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे उसके लिए जो कदम उठाना पड़े। तो सरकार का निर्देश बहुत स्पष्ट है, इसलिए सरकार के निर्देश को लोग, उत्तर प्रदेश के लोग शायद अब समझ गए हैं। इसलिए कि अतीक अहमद का जब हत्या हुई थी तो हम लोग वहाँ कवरेज के लिए गए थे। हम लोगों को भी लगता था कि शायद पूरा प्रयागराज जल रहा होगा, लेकिन जब गए तो वहाँ देखा कि सारा घटना कारित थी। उससे लोग, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो तमाम अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे रहे थे, लेकिन किसी अप्रिय घटना का कोई भी एक पत्थर नहीं चला। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही हाल रहेगा। राम मंदिर पर बहुत हाय तौबा मचाया जाता था, और जब उसका फैसला आया तो भी एक पत्थर नहीं चला। तो मुख्तार अंसारी भले ही 2-3 जनपदों के बड़े नेता रहे हों, उनका अल्पसंख्यक वर्ग में बड़ी पैठ हो, लेकिन कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, इतना तो अभी तय लग रहा है। और बिल्कुल ये स्थिति साफ तौर पर रामेंद्र नजर भी आ रही है। हमने पहले की सरकारों में भी कानून व्यवस्था को देखा है, हम आज भी देख रहे हैं। आज वही लोग हैं जो पूर्व में सरकार चला चुके हैं, और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के फेवर में जाकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो सियासत है, ये साफ तौर पर अपनी सत्ता को बचाने के लिए और सत्ता में वापस आने के लिए लगातार चलती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, वोट का तुष्टीकरण है,
और ये किसी की हत्या हो जाए, किसी का सुख हो दुख हो, इससे इनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हर चीज़ में सियासत देखते हैं, अपराध पनपे, अपराध रहे या न रहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी कैसा जीवन महसूस कर रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, क्या परिस्थितियाँ उसकी, उससे भी इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ये हर चीज़ को वोट से तोलते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इसलिए मुख्तार अंसारी के पक्ष में जो समाजवादी पार्टी या बसपा अपने बयान दे रही है, वो स्पष्ट है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग का वोट है वो कैसे उसके हिस्से में आए, केवल ये कवायद है, उससे अलावा कुछ नहीं। इनको मुख्तार अंसारी से भी कोई सहानुभूत नहीं है। हाँ, उस वोट से सहानुभूत है जो लोकसभा चुनाव में भी पड़ना है, तो उसका क्या कैश करा सकते हैं उनकी मृत्यु पर, केवल उतना राजनीतिक ड्रामा भर है, इससे ज़्यादा उनकी कोई स्थिति नहीं है, ना ही उनके साथ खड़े होने जा रहे हैं। अतीक की घटना हम लोगों ने देखी है, तमाम और घटनाएँ देखी हैं। चूँकि किसी अपराधी के साथ जब आप खड़े होते हो तो दूसरा पक्ष आपके विरोध में खड़ा होता है, तो जाहिर है कोई राजनीतिक दल सहानुभूति तो जताएगा लेकिन उनके साथ नहीं खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश का जो दौर बदला है, जो वक्त बदला है, उसमें राजनीति भी बदली है। जो राजनीति बदली है उसका यह है कि अपराधी के साथ कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा होगा। रामेंद्र, जब हम यहाँ पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा दुरुस्त हुई है और ये साफ तौर पर आंकड़ों में भी कई बार सामने आ चुका है। ऐसे में पूर्वांचल की स्थिति को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और लोगों का जो माइंडसेट है, जो वहाँ की जनता है, उसका जो माइंडसेट है वो भी अब लगातार चेंज होता हुआ नजर आया है, क्योंकि वो अमन और चैन चाहते हैं। और वही हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी के कार्यकाल में वो चीज़ नहीं थी। तो इसका कितना बड़ा फर्क नजर आ रहा है? देखिए, पूर्वांचल को अगर आप पहले 20 साल 30 साल पहले देखें और आज के दौर में देखें तो आपको जमीन आसमान का अंतर लगे। पहले पूर्वांचल से ही अपराध की दुनिया उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश समेत 4-5 प्रदेशों में चलती थी। अगर कहीं भी अपराध होता था तो कहा जाता था कि पूर्वांचल का कोई न कोई इन्वॉल्व होगा। तो पूर्वांचल में जो माफिया थे, जो मठाधीश थे अपराध की दुनिया के, ये 4-5 प्रदेशों को टेकल करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको सत्ता ने, सरकार ने, कानून व्यवस्था ने, प्रभावी कार्रवाई ने, प्रभावी न्यायालय में पैरवी ने इनको कमज़ोर कर दिया है। कई लोग जेलों में हैं, कई लोग निपट चुके हैं, उनका राम नाम सत्य हो गया है। तो इस तरीके से पूर्वांचल बहुत बदला है। पूर्वांचल के अगर आप देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे गीडा हो या अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। मुंबई और दिल्ली से जाकर के लोग वहाँ निवेश करना चाह रहे हैं, उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं। अगर कानून व्यवस्था बेहतर ना हुई होती तो शायद पूर्वांचल में कोई निवेश नहीं करता। पूर्वांचल के भी लोग जानते हैं, वहाँ टूरिज्म हब जो बने हैं उनमें लोग जा रहे हैं, पर्यटक पहुँच रहे हैं, वहाँ पैसा निवेश कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बदली हैं उसका फ़ायदा पूर्वांचल के लोगों को भी मिल रहा है और शायद इसीलिए पूर्वांचल के लोग किसी अपराधी के साथ अब उस तरह नहीं खड़े होना चाहते जैसा पहले खड़े होते थे। तो सियासत साफ तौर पर इस पर जो नज़र आ रही है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो सरकार पर जिस तरह के आरोप लगा रही है, वो आरोप अभी जैसा कि हम बात भी कर रहे थे और इस पर यही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर जांच के भी आदेश दिए जाएं, लेकिन मौजूदा स्थिति जैसा कि हम खुद जानते हैं कि इनके स्वास्थ्य का जो हवाला था वही दिया गया है और वही स्वास्थ्य है जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा है। तो इस तरह की सियासत को कैसे देखते हैं? देखिए, जब बात करें मुख्तार अंसारी की तो मुख्तार अंसारी की मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुन्ना बजरंगी और जीवा की हत्या हो गई थी। और जब किसी का अहंकार टूट जाता है, किसी अपराधी का या मठाधीश का, और ज़मीन पर उसके खिलाफ लोग खड़े होने लगते हैं तो उसकी बेसिक मृत्यु उसी दिन हो जाती है। मुख्तार अंसारी को भी पता था कि इस जेल से छुट्टी पाना मुश्किल है, क्योंकि कई मामलों में आजीवन सज़ा हो गई थी, तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो तिल तिल करके वो टूट रहा था। और जो ये बात कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, हमें लगता है कि सरकार इसकी जांच कराएगी। चूंकि न्यायिक हिरासत में मौत हुई है, जेल के अंदर मौत हुई है, तो ये इन परिस्थितियों में जांच तो निश्चित रूप से होगी। लेकिन अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद बिस्तरा सुरक्षित किया जाएगा, उसकी जांच होगी। जो भी चीज़ें होंगी उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगी। जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या है और घटना क्यों कारित हुई, क्या वास्तव में ये एक सामान्य मौत है या कोई और कारण था। अभी तक केवल ये सवाल सरकार के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं, अभी तक इनमें कोई सच्चाई तथ्य नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है रामेंद्र, आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे जानकारियां लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए रामेंद्र।
और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। साल बरस और